नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। हवा किसकी है, मैं आज बात करूंगा। मैं जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, आप देखेंगे कि 9 अप्रैल को असम में, पुडुचेरी और केरला में चुनाव संपन्न हो गए। लेकिन जो बाकी जो थोड़े से बड़े प्रदेश हैं दो, एक तमिलनाडु और दूसरा पश्चिम बंगाल, यहाँ के इलेक्शन अभी होने वाले हैं। लेकिन तमिलनाडु में जो सबसे खास बात चर्चा में, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और चर्चा वो यह है कि वहां पर की जो वहां की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने एक भी ब्राह्मण को अपना विधानसभा में कैंडिडेट नहीं बनाया। हर पार्टियों ने वहां पर परहेज किया किसी भी ब्राह्मण को टिकट देने से, जो सबसे बड़ी बात है। और बड़ी बात मैं इसके लेकर रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि एआईडीएमके जयललिता, जो खुद एक ब्राह्मण थी, और उन्होंने ही पार्टी को, अपनी पार्टी को पूरा चलाया और अम्मा अम्मा के नाम से पूरी प्रसिद्ध थी। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उनके जाने के बाद आज ये हालात हो गए कि जो वहां का ब्राह्मण समाज है, उससे हर पार्टियां दूरी बना रही हैं। आखिर उसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता चलूं। तमिलनाडु में कम से कम 3% ब्राह्मणों की आबादी है, और यह 3% आबादी जब तक एआईडीएमके जयललिता थी, तब तक ये 3% उनके साथ रहते थे। लेकिन उनके चले जाने के बाद से जैसे जैसे वहां पर बीजेपी का प्रभाव थोड़ा बढ़ने लगा, तो वहां पर ये जो 3% ब्राह्मण थे, बीजेपी की तरफ हो लिए। तो अब सभी पार्टियों को लगने लगा कि आखिर इनको टिकट देने से क्या मतलब। डीएमके ने ऐसे ही नहीं दिया, एआईडीएमके ने सोचा कि ये जब हमारे तरफ है नहीं, इनको टिकट देने से क्या फायदा। और बीजेपी ने भी उनसे दूरी बना ली, और बीजेपी को भी लगने लगा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिन जातियों के बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं, उनकी ही जरूरत है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात हमने कहा, जरूरत है। अब ये जरूरत शब्द आजकल कई नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि नहीं, हमारी जरूरत अब खत्म हो रही है। मैं चर्चा करूंगा, वहां से आते हुए उत्तर प्रदेश में भी आऊंगा, और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं की भी मैं बात करूंगा। लेकिन आखिर ऐसा तमिलनाडु में, हमने बताया आपसे कि जो छोटी पार्टियां उन्होंने टिकट दिए, लेकिन जो बड़ी पार्टियां उन्होंने ब्राह्मणों से दूरी बनाई। तो क्या अब एक ऐसी राजनीति का उदय होने जा रहा है देश में कि जो जाति पहले से वर्चस्व में थी, जिसके बिना सत्ता की कल्पना करना ही बेकार था, जो हमेशा सत्ता में रहते थे, जो देश को चलाते थे, आज उनकी ये दुर्दशा कि अब वो उनको कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही है। और ये जो दंश है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हावी है। उत्तर प्रदेश के भी कई ब्राह्मण नेता बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग की अवहेलना हो रही है, पार्टी में हमारी अवहेलना हो रही है, पार्टी में हमको पूछा नहीं जा रहा है। और तमाम ऐसे पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमको अब किनारे किया जा रहा है। उनको ये लगने लगा है कि शायद अब हमारी राजनीति खत्म होती जा रही है, हमारी कोई पूछ नहीं है। क्यों? जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के जितनी भी पार्टियां, सब सब उसी फार्मूले पर चलने को तैयार है। तो क्या अब एक नई राजनीति का उदय होगा? हमने आपसे कहा कि क्या एक नई राजनीति का उदय होगा। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में 2-2, 3-3% की वो जातियां हैं जो आज अपना डिप्टी सीएम बनाती है, या कहीं कहीं 4% वाले सीएम बनते हैं, या जो 3% के वोटर हैं वो अलग पार्टी बना करके किसी पार्टी से गठबंधन करते हैं। तो गठबंधन करने के बाद फिर उनका जो रुतबा है थोड़ा बढ़ जाता है। तो क्या ब्राह्मण भी अब इसी राह पर चलेंगे? आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे संगठन हैं जो इस तरह की पार्टी बनाने के फिराक में। तो क्या उनको लग रहा है कि अगर हम कोई ऐसी पार्टी बना के चलेंगे जिसके झंडे के तले ब्राह्मण होंगे, तो शायद कोई पार्टी उससे गठबंधन करेगी और उनको कोई ऐसा पद देगी?
जबकि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डिप्टी सीएम हमेशा से ब्रजेश पाठक को बनाया गया। इसके पहले भी एक दिनेश शर्मा थे, यानी ब्राह्मण चेहरा को डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बनाया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी अच्छी खासी है। यह समाज अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहा है। आने वाले समय में क्या कोई ऐसी पार्टी बन सकती है जो कि सिर्फ और सिर्फ जैसे बाकी पार्टियां अपने जातियों की बात करती हैं वैसे ही बात करेगी? ये आगे देखते जाइए होता है क्या। हमने कहा कि जो समाज, जो जाति पूरे देश का नेतृत्व करती थी, ज्यादातर जो प्रधानमंत्री होते थे वह ब्राह्मण थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बदलते दौर के साथ पार्टियों की राजनीति भी बदलती जा रही है। और अब आप देखेंगे कि हमारे देश में आज भी जो पार्टी सत्ता में है, ओबीसी प्रधानमंत्री, एसटी राष्ट्रपति और बाकी इसी तरह से अब वह दौर आ चुका है कि जब जो समाज आगे था अपनी संख्या पर नियंत्रण रखा, तो क्या अब ये उसको भारी पड़ रहा है? फिर मैं अपने किसी और वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।